बोलो कोई रिप्लाई करो। आई थिंक आर्ची बैक्टीरिया स्टार्ट करने वाले थे ना, साइनो बैक्टीरिया खत्म हो गया था ना। यस सर, साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट कर दिया। तो आज आर्ची बैक्टीरिया है, इसको हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। अभिषेक। यस सर। आज बाबू तुम्हारा फर्स्ट क्लास है ना? यस सर। हाँ, तो आज जो है ना हम लोग किंगडम मोनेरा स्टार्ट किए हुए थे, तो उसका आज लास्ट है, ठीक है। सो ये जो है आर्ची बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे हैं वो लास्ट है। इसके बाद जो है ना न्यू हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज का जो है वो क्लास जो है उसको समझो, बाकी बात इस तुम्हारा जो भी छूटा है ना उसके लिए हम क्लासेस का अरेंज करके तुमको हम दे देंगे, ठीक है। 2 चैप्टर तुम्हारा छूटा है, एक पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड और दूसरा चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है। कंप्लीट नहीं, आज कंप्लीट होगा, जो आर्ची बैक्टीरिया लास्ट है, ठीक है। सो इसको समझो, बाकी बात अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछना, ठीक है। और हाँ, जो छूटेगा छूटा उसका हम क्लासेस लेके तुम्हारा कंप्लीट करा देंगे, इसलिए उसमें टेंशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसको समझना। देखो, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग आर्ची बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है, जो आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको अलग किया गया है उसके हैबिटेट के हिसाब से एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किंगडम मोनेरा में जितना स्पीसीज है सबको यू बैक्टीरिया में रखा है, जो कि नॉर्मल कंडीशन पे सरवाइव कर सकते हैं। बाकी बात कुछ ऐसा स्पीसीज है या कुछ ऐसा ग्रुप्स है जो हार्श हैबिटेट पे भी सरवाइव कर जाएगा या कर जाता है, ठीक है, उसको हम लोग आर्ची बैक्टीरिया में रखे गए हैं। इवन की आर्ची बैक्टीरिया को जो है वो इवोल्यूशनरी पर्पज से भी देखा जाता है कि जब फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुआ होगा तो उस टाइम पे आर्ची बैक्टीरिया डेवलप किया होगा, फिर जैसे जैसे कंडीशन और ही ज्यादा फेवर्ड होते गया उस तरह का ये चेंज करते गया, ठीक है। इवन की कुछ वर्कर्स इसको अलग सब किंगडम भी बनाया है जिसको डोमेन भी बोला गया है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली क्या है कि हम लोग अभी तक 5 किंगडम पढ़ते आ रहे हैं, एक और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसको कार्लूज जो है वो साइंटिस्ट दिए थे, ठीक है। उनका कहना था कि ये इसका रहने का तरीका जो है, आई मीन इसका सर्वाइव का जो तरीका है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से इसको एक नया सब किंगडम या फिर डोमेन में रखा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्री डोमेन ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। उसमें से प्राइमरी जो है वो वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो यूनिसेलुलर है, और दूसरा उसका सेल टाइप एंड उसका रहने का जो कंडीशंस है, जो हार्श कंडीशन या स्ट्रेस कंडीशन पे वो सरवाइव कर जाएगा। जैसे अगर हम लोग डोमेन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं तो 3 डोमेन ऑफ लाइफ हम लोग को पढ़ना है, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग सब किंगडम भी बोलते हैं, जिसमें हम सबसे फर्स्ट में आर्ची को रखे थे क्योंकि ये है प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, एंड ये एक ऐसा ग्रुप है जो हार्श हैबिटेट पे सरवाइव कर जाएगा। हार्श हैबिटेट मान ले कहने का मतलब ज्यादा सॉल्ट एरिया में हो, ज्यादा टेम्परेचर वाला एरिया में हो, ज्यादा मिथेन वाला एरिया में हो, मतलब हार्श हैबिटेट पे वो सरवाइव कर जाएगा, वैसा फर्स्ट डोमेन को रखा गया। सेकेंड रखा गया था यू बैक्टीरिया। इस स्पीसीज को या इस किंगडम को या इस सब ग्रुप को बेसिस क्या लिया गया कि इस सब ग्रुप का जो है ये यूनिसेलुलर होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, बट नॉर्मल कंडीशन पे ये सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर हार्श हुआ तो ये नहीं सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। तो ये 2 डोमेन है। और तीसरा जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा को रखा गया था, क्योंकि प्रोटिस्टा किंगडम का रखने का बस एक ही मतलब था कि ये यूनिसेलुलर है बट इसका जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है, और इसका जो सर्वाइविंग है वो भी नॉर्मल कंडीशन पे ही ये सर्वाइव करेगा। तो ये था नॉर्मल कंडीशन पे 2 और एबनॉर्मल पे 1 या फिर स्ट्रेस कंडीशन पे 1, ठीक है। इसलिए ये इस तरह से 3 डोमेन ऑफ लाइफ, या फिर हम बोल सकते हैं कि आर्ची बैक्टीरिया को एक नया सब ग्रुप या एक नया डोमेन में रखा गया, जो कि कौन रखे थे? कार्लूज, और इसी को बोला गया कि नहीं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको बांटा जाए। मतलब बैक्टीरिया में पहले आर्ची और यूज रखा गया है, उसमें भी उसको अलग कर दिया गया क्योंकि आर्ची जो है वो स्ट्रेस कंडीशन पे सरवाइव कर जा रहा था, इसीलिए, ठीक है। अब हम लोग
दो तीन पॉइंट है आर्ची बैक्टीरिया को अलग करने का, या फिर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दो तीन चीज ही है, इसको ध्यान रखना। देखो अब एक सवाल है कि आखिर आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया दोनों तो है बैक्टीरिया, बहुत हद तक इस दोनों का सेल स्ट्रक्चर एंड सेल कंपोनेंट बहुत हद तक मिलता है, लेकिन ये जो स्ट्रेस कंडीशन पे रह जा रहा है, ये जो नॉर्मल कंडीशन पे रह रहा है, आखिर ऐसा क्यों? तो इसका मेन है सेल वॉल का डिफरेंसेस। क्या है? सेल वॉल का डिफरेंसेस, सेल वॉल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेल वॉल का डिफरेंसेस में क्या है, तो सबसे फर्स्ट इसका जो सेल वॉल है, ठीक है, हम लोग नॉर्मल बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन क्या है, हम लोग उसमें बोलते हैं कि सेल वॉल इज अ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, कहने का मतलब सेल वॉल जो बना है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है। ठीक है, बट ये जो है इसमें हम बोल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। बाकी बात ये नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स, इसमें ये प्रेजेंट है, बोलते हैं ना हम लोग, उसमें भी पढ़े थे कि वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स है, बट पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है यू बैक्टीरिया का सेल वॉल, बट ये चीज इसमें एब्सेंस है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गया। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो इसका सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें हम लोग नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन में क्या पढ़ते हैं कि लिपिड जो है वो बाइलेयर में प्रेजेंट है, बट आर्ची बैक्टीरिया में जो लिपिड है वो मोनो लेयर में होता है। मोनोलेयर मतलब सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेन जो है इसका सेल वॉल का डिफरेंस, सेल वॉल के कंपोजिशन का डिफरेंस, यही कारण ये हमेशा स्ट्रेस कंडीशन पे सरवाइव कर जा रहा है। बाकी बात बैक्टीरिया का सारा कुछ इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, इस ये सेल वॉल का डिफरेंसेस है। ठीक है, और सेल वॉल का डिफरेंसेस के कारण ही ये स्ट्रेस और वो जो है वो नॉर्मल कंडीशन पे सरवाइव कर जा रहा है। मेन डिफरेंस यही है। अब इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है, बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, बेसिस ऑन रेस्पिरेशन। तो इसमें ध्यान देना होगा, दो टाइप का है, एक है ऑब्लिगेट और एक होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव तो हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड इसको बोलेंगे एनएरोबिक। ठीक है, एनएरोबिक कहने का मतलब कुछ ऐसा बैक्टीरिया है, क्योंकि इसमें तीन ही है इसका एग्जांपल। ठीक है, उसमें से एक ऐसा स्पीसीज है जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, कहने का मतलब उसको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, वो है हमारा एग्जाम्पल मिथेनोजन बैक्टीरिया। क्या है? मिथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा चीज है कि जो फैकल्टेटिव एनारोब्स है, इसमें हम क्या बताए थे कि वैसा कोई बैक्टीरिया ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी में वो रेस्पिरेशन करता है, लेकिन अगर अचानक से ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा वो स्विच कर जाएगा एनारोबिक में, मतलब विदाउट ऑक्सीजन के हेल्प से भी वो सर्वाइव कर लेगा या रेस्पिरेशन कर पाएगा, इसलिए उसको हम लोग फैकल्टेटिव एनारोब्स बोले थे। ठीक है, तो इस टाइप का जो है ये भी जो है एक हार्श कंडीशन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन से वो रेस्पिरेशन कर रहा है, लेकिन अगर वहां पे अचानक से किसी कारण से ऑक्सीजन का लैकिंग हो जाता है या ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वैसे को हम लोग फैकल्टेटिव, तो इसका जो एग्जांपल है वो है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स, ये दो टाइप का जो बैक्टीरिया इस तरह से रेस्पिरेशन करता है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि आर्ची बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हार्श हैबिटेट पे या फिर हार्श कंडीशन पे सरवाइव कर जाएगा, यही है। ठीक है, अब आर्ची बैक्टीरिया को मेनली तीन ग्रुप में बांटा गया है, एक हमारा यहाँ मिथेनोजन है, दूसरा थर्मोएसिडोफिल है, और तीसरा, ठीक है, तीसरा हेलोफिल्स है, हेलोफिल्स, हाँ हेलोफिल्स। ठीक है, तो हेलोफिल्स जैसे मिथेनोजन का मतलब ये जहां पे मिथेन ज्यादा होगा वहां पे सरवाइव कर जाए, ऑक्सीजन कम होगा वहां पे सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है कह सकते हैं मिथेनोजन स्ट्रिक्टली एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये शो करता है, या फिर बोल सकते हैं एनएरोबिक माइक्रोब्स कहलाता है। ठीक है, लेकिन हेलोफिल्स जो है ये जहां पे साल्ट रिच एरिया, सॉल्टी एरिया में ये सरवाइव करेगा, सॉल्टी एरिया। एंड थर्मोएसिडोफिल जो बैक्टीरिया होता है वो टेम्परेचर जहां हाई रहेगा वहां पे वो
सरवाइव करेगा। तो मिथेनोजन जो है वो मिथेन गैस, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए मिथेन गैस बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, वो वहां सर्वाइव करेगा। थर्मोएसिडोफिल मतलब जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है वहां पे सर्वाइव कर लेगा। और हेलोफिल जो है साल्टी एरिया में, साल्टी एरिया जहां पे नमक, हम लोग बोल सकते हैं कि वो ओशियन या फिर सी वाटर में या मेरीन वाटर में ये आराम से प्रेजेंट होगा। क्योंकि देखो नॉर्मल अगर बैक्टीरिया को तुम ज्यादा सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में डालोगे वो ब्रस्ट कर जाएगा, हद तक बचाता है सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन, बट अगर ज्यादा होगा तो वो ब्रस्ट कर जाएगा। लेकिन देखो ये सॉल्ट एरिया में ही सर्वाइव कर रहा है। तो इस तरह के कंडीशन में जो भी सर्वाइव कर रहा है उसी को आर्ची, और ये 3 ग्रुप में है, कहाँ कहाँ सर्वाइव कर रहा है तुम्हारे सामने। तो हेलोफिल, सॉल्ट एरिया, थर्मोसिडो, हाई टेम्परेचर एंड मिथेनोजन, जहाँ पे मिथेन गैस या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनारोबिक, स्ट्रिक्टली एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन वहां है ही नहीं, वो वहां पे सर्वाइव कर जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो, कुछ पूछना है किसी को पूछ सकते हो। देखो नो इससे सर। क्वेश्चन, हाँ इससे क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है वो हम डायरेक्टली तुमको बताएंगे, क्योंकि मेन चीज हमारा यही है। और एनसीईआरटी में ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस एक चीज लिखा है कि आर्ची और यू बैक्टीरिया का जो डिफरेंसेस है वो किस वजह से सर्वाइव करता है। तो सेल वॉल का डिफरेंसेस बोल सकते हैं या सेल वॉल स्ट्रक्चर का डिफरेंसेस, क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है ये तुम्हारे सामने है। ठीक है, ये है। दूसरा क्वेश्चन मिथेनोजन से आया है कि मिथेनोजन एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होता है। तो रुमिनेंट कैटल के स्टोमक में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो यहाँ पे, क्योंकि मिथेनोजन का कुछ जो स्पीसीज है वो सिम्बायोटिक शो भी करता है। सिम्बायोटिक कहने का मतलब कि कहीं पे प्रेजेंट होगा जो कि वो उसको ऑर्गेनिज्म को भी फायदा देगा और उससे भी वो लेगा। सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप, हम कुछ किसी को दे रहे हैं वो कुछ हमको दे रहा है, तो वो ये हो गया म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस तरह से शो करता है। तो सिम्बायोटिक का जो एग्जांपल है मेथानोजन बैक्टीरिया, वो रुमिनेंट कैटल के स्टोमक, हार्बीवोर्स एनिमल के स्टोमक में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे वो ऑटोट्रॉप्स एक तरह से शो करता है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स वो एनर्जी एंड जो भी मतलब एनर्जी एंड हम बोल सकते हैं एक तरह का कार्बन, ये दो चीज वो डिकम्पोजिशन पार्ट से वो इंटेक कर लेता है। मिथेनोजन के बारे में बता रहे हैं, वो इंटेक कर लेता है वहां से। ठीक है, और वो वहां पे प्रेजेंट होगा। अब ये जब बाहर निकलता है, जब काउ डंग के केस में अगर हम बात करेंगे तो गोबर देखते हैं, गोबर में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसी की वजह से गोबर गोबर जो होता है या काउ डंग जो होता है मीथेन गैस के प्रोडक्शन में, या फिर गोबर जो कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस बोलते हैं, वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्योंकि वो मिथेनोजन बैक्टीरिया है और वो मिथेन गैस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और दूसरा चीज कि इसके रहने से, मिथेनोजन के रहने से स्टोमक में सेल्लोज का फर्मेंटेशन होता है। मतलब सेल्लोज फर्मेंटेशन मतलब सेल्लोज है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये किसका काम है? मिथेनोजन का काम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी में, तुम देख सकते हो 3-4 लाइन इसका दिया हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मतलब अभी तक 4-5 साल में 2 बार क्वेश्चन वहां से पूछ चुका है। और एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है कि आर्ची और यू बैक्टीरिया में जो डिफरेंसेस है किस वजह से वो दोनों सर्वाइव कर रहा है, तो सेल वॉल के डिफरेंसेस है, बस यही है। बोलो कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? यस। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं थोड़ा कुछ कुछ और पॉइंट आएगा तो सामने समझा दिया जाएगा। पॉइंट
देखो फर्स्ट पॉइंट में है they are group of most primitive prokaryotes which are believed to have evolved immediately after the evolution of the first life. Second point है they have been placed in a separate subkingdom or domain of archie by कार्ल वूज। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्ची आर characterized by absence of peptidoglycan in their cell wall. Instead, the wall contain protein and non-cellulosic polysaccharides. Next point, the cell membrane characterized are characterized by the presence of monolayer of branch chain lipid। इसको नोट कर लो। ब्रांच चेन लिपिड्स। सर बोलो। लास्ट लाइन एक बार रीड कर दीजिए ना। The cell membrane are characterized by the presence of monolayer of branch chain lipids। सबका नोट हो जाएगा तो रिप्लाई करना, ठीक है ना, बताना। हो गया सर। अभिषेक समझ में आया? यस सर। नोट कर लिए ना? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मिनी archibacteria when now live under extremely hostile condition।
where very few other organism can dare subsist. Example, salt pains. सर हाँ, सर अभी क्लास स्टार्ट हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है बाबू, हो गया आज एक्चुअली, ऑलरेडी लेट से हुआ है। नहीं मतलब आधा घंटा अप्रॉक्स हो गया। यस सर। तो सर हमको भी लेट से पता, हम ट्राई करें तो हो ही नहीं रहा था, अभी खुला। अच्छा कोई बात, पता नहीं आज वही हो रहा था मेरे साथ भी, बट फिर कहीं लिंक आया तो अच्छा कोई बात नहीं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही हम बोर्ड अभी आई मीन, लेकिन बट समझा दिए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सर समझा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। हॉट सल्फर स्प्रिंग, the archaebacteria are divided to broad categories. First point obligates anaerobes, दूसरा facultative anaerobes। ये चीज obligate एग्जाम्पल हम बताए थे, वही डायरेक्ट लिख देते हैं, याद रहेगा, मिथेनोजन। और एग्जाम्पल यहाँ पे थर्मो एसिडोफिल्स। ये archaebacteria have three major groups. First point, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पॉइंट में हो जाएगा, फर्स्ट जो है वो है मिथेनोजन, दूसरा है हेलोफिल्स एंड तीसरा है थर्मो एसिडोफिल्स। चलो नोट करो। हो गया?
हो गया सर। मिथेनोजन, तो सबसे पहला पॉइंट होगा इट इज strict anaerobes. Next, nutritionally they are autotrophs, troughs which may obtain both energy and carbon from decomposition product. Decomposition products. They occurs marshy area where they convert. देखो यहाँ पे कन्वर्ट होता है मिथेनोजन में, तो कैसे होता है? कन्वर्ट फॉर्मिक एसिड and carbon dioxide into methane gas with the help of hydrogen. इसमें कौन सा स्पीसीज काम होता है, आई मीन वर्क करता है? तो मिथेनो बैक्टीरियम या मिथेनोकोकस, तो दोनों लिख देते हैं, मिथेनो बैक्टीरियम और मिथेनोकोकस, ये दोनों काम आता है, ठीक है। सम ऑफ द मिथेनोजन, इस लाइन से तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है, आर symbiotic example methanobacteria, methanobacterium inside rumen or first chamber of herbivores animal, first chamber in the stomach of herbivores animal that chew their cud, ये लिख लो एग्जाम्पल, इसका रुमिनेंट जो है, एग्जाम्पल को अब फैल लो, लिख ही लो इसको, रुमिनेंट्स, एग्जाम्पल काउ एंड बफेलो, ठीक है। चलो इसको नोट करो जल्दी।
हो गया? सो मेथानोबैक्टीरियम के बाद क्या लिखा है हाँ लास्ट लाइन में, लास्ट पॉइंट में? मेथानोबैक्टीरियम अच्छा, यूसिक इनसाइड, हाँ हाँ, इनसाइड इनसाइड rumen of first chamber in stomach of herbivores animal that chew their cud, CUD है cud, और वो एग्जाम्पल ruminant, एग्जाम्पल कॉर्न, ruminant एनिमल जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। सो ये एनसीईआरटी में भी ये लाइन है, इसको ध्यान से पढ़ना, वहां मिलेगा और यहीं से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हो गया, इसको लिख लिए पूरा। सर ट्राई करेगा ना कि ये वीडियो जल्दी डल जाए। हाँ ये चीज है, ऐसे हम बोल देंगे सर को, बोल देंगे तुमको पर्सनली भी भेज सकते हैं तुम्हारे नंबर पे, ठीक है, हम ओके बोल देंगे। सर। हाँ हो गया सर। हो गया ना, चलो ठीक है। अब है हेलोफिल्स। It usually occurs in salt rich strata. They are anaerobic chemoautotrophs. Chemoautotrophs. Their cell membrane have red carotenoid pigment for protection against harmful
solar radiation. Halophils are able to live under high salt area due to, first point, presence of special lipid membrane. दूसरा, occurrence of mucilage covering. तीसरा, absence of sap vacuole. Enhance plasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस हम समझते हैं, प्रोटोप्लाज्म जब सेल से बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो सैप वैक्यूल नहीं होने के कारण ये हार्श कंडीशन पे प्लाज्मोलाइसिस भी हो जाता है, जो कि डिस्ट्रॉय करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है या डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। ठीक है। दूसरा, हाई इंटरनल साल्ट कंटेंट। हाई इंटरनल सॉल्ट कंटेंट। हाई इंटरनल सॉल्ट कंटेंट होने के कारण बाहर का जो सॉल्ट है वो अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अंदर ही खुद ब खुद हाइपर कंडीशन में रहेगा। तो हाइपो से हाइपर कभी कोई भी चीज नहीं जाता है। ठीक है। ये चार कंडीशन है जो इसको हाई सॉल्ट एरिया में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसको नोट करो। फिर थर्मो एसिडोफिल्स। हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट है थर्मो, और ये लास्ट होगा। थर्मो एसिडोफिल्स। These archie have dual ability to tolerance high temperature as well as high temperature as well as high acidity. They often live in hot
sulfur spring where the temperature may be high as 80 degrees centigrade 80, and pH as low and pH as low as 2. Example: thermoplasm, thermoplasm and thermoproteus. Thermoproteus. Basically, these archaebacteria are anaerobic and chemoautotrophs. Next point. Thermoacidophile are able to tolerate high temperature as well as high acidity due to two reasons. Two reasons. First point, branched lipid branch chain lipid membrane, and second हो जाएगा presence of special resistant enzyme capable of operating under acidic condition. ये नोट करो उसको जल्दी से।
हो गया सर। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं सर, नो सर। आवाज नहीं आ रहा। अब आ रहा है आवाज? हेलो। हाँ सर, आ रहा है। हाँ, वही बता रहे थे कि तुम लोग का ये खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में प्रतिष्ठा करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो एक पहला काम एनसीईआरटी फिर से एक बार पढ़ लेना। दूसरा काम न्यूट्रिशन को लेके हम पहले भी बताए थे कि प्लांट वाले पार्ट से मिनरल न्यूट्रिशन से मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन का जो टॉपिक है उसमें जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं सबको तुम इसी टॉपिक के आई मीन चैप्टर के बाद जो नोट्स बना रहे हो उसके बाद मेंशन कर लेना, सारा उसको नोट कर लेना। क्योंकि न्यूट्रिशन का कुछ भी क्वेश्चन होगा सिम्बायोन्ट्स या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह जो भी मैकेनिज्म होगा, जो कुछ भी एग्जांपल होगा तो वहीं से पूछेगा किंगडम मोनेरा के से रिलेट करके। ठीक है, बाकी बाद नेक्स्ट क्लास में प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ अगर डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें डाउट? ओके सर। नेक्स्ट क्लास हम लोग का मंडे को होता है ना? यस, मंडे हाँ को। हाँ, मंडे को होता है। टाइमिंग है शायद 6:30 से, है ना? ओके सर। हाँ, एक बार तुम बात कर लेना, मैनेजमेंट से बात कर लेना, सारा टाइम टेबल ले लेना। ठीक है, और कोड वगैरह भी। ठीक है।